प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय अध्याय दूसरा चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था। प्रिय विद्यार्थियों, गत क्लास में हमने अध्ययन किया था कि भारत में लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं में कौन कौन से मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिनमें समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं समानता का हमने अध्ययन किया। अर्थात किस प्रकार से आय के वितरण में समानता स्थापित करके भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। तो प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में इन लक्ष्यों पर ज़्यादा बल दिया गया और इन लक्ष्यों ये लक्ष्य है इसकी प्राप्ति में हम कहाँ तक सफल रहे और इसका कृषि, उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, किस प्रकार से सुधारों को लागू किया गया ताकि समृद्धि को या समानता को बढ़ाया जा सके, इनकी हम आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कृषि क्षेत्र में कि इन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में कृषि क्षेत्र में क्या सुधार किए गए। कृषि क्षेत्र में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस अवधि के अंदर किए गए भूमि सुधारों की कि भूमि के क्षेत्र में किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए क्या क्या भूमि सुधार किए गए। सबसे पहला आता है स्वामित्व में परिवर्तन। देखिए, आज़ादी से पहले क्या था, किसानों और सरकार के बीच में एक जमींदार या जागीरदार वर्ग था जो वास्तव में भूमि का मालिक था। जो किसान खेती करने वाला है, जो वास्तव में फसल का उत्पादन करता था, वो भूमि का मालिक नहीं था और उसे उपज का बहुत कम हिस्सा बचता था। इसलिए उसके अंदर, किसान के अंदर जो वास्तव में खेती करने वाला है, उसके अंदर प्रेरणा का अभाव था। उसे प्रोत्साहन नहीं था कि यदि उत्पादन को बढ़ाया जाए तो उसे कुछ लाभ पहुंचेगा, क्योंकि वास्तव में वो भूमि का मालिक नहीं था। तो सबसे पहला परिवर्तन ये जरूरी था कि यदि किसानों के अंदर, किसानों को प्रेरित करना है उत्पादन बढ़ाने के लिए, क्योंकि कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि की दर थी बहुत निम्न थी, इसी कारण से भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। तो सबसे पहला जो परिवर्तन किया गया वो स्वामित्व में परिवर्तन था। अर्थात इस जो बिचौलिया वर्ग था या जमींदार और जागीरदार, इसकी समाप्ति की गई और किसानों को, जो वास्तव में खेती करने वाला था, उनको भूमि का मालिक बनाया गया। तो इससे क्या हुआ, किसानों को फायदा हुआ, वो उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रेरित हुए। लेकिन वास्तव में धरातल पर यह कानून बहुत अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाया, क्योंकि जमींदारों या जागीरदारों ने किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया और खुद को भूमि के मालिक या किसान के रूप में, कि हम खुद खेती करते हैं, इसके रूप में पेश किया। कुछ राज्यों के अंदर यह कानून अच्छी तरह से लागू भी हुआ है और उनसे क्या हुआ है, किसानों को फायदा हुआ है, वो भूमि के मालिक बने हैं, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। दूसरा आता है अधिकतम सीमा का निर्धारण। इसको हम सामान्य भाषा में सीलिंग कहते हैं। इससे क्या था, पूर्व में क्या था, आजादी से पहले भूमि का कुछ हाथों में केंद्रीकरण था। अर्थात कुछ लोग ऐसे थे जो जमींदार और जागीरदार वर्ग, उनके पास बहुत अधिक मात्रा में कृषि भूमि थी और जो वास्तव में किसान था उनके पास कृषि भूमि नहीं थी। अर्थात कृषि भूमि का जमींदार और जागीरदार वर्ग के हाथ में क्या था, केंद्रीकरण था, वो भूमि के मालिक थे। तो दूसरा जो भूमि सुधार किया गया कि अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दिया गया। कानून के द्वारा एक व्यक्ति के पास अधिकतम भूमि कितनी हो सकती है, इसकी सीमा का निर्धारण कर दिया गया कि इससे ज्यादा भूमि किसी व्यक्ति के पास नहीं हो सकती, ताकि जो भूमि विहीन कृषक थे उनको भूमि मिल सके, उनसे भूमि लेकर के कृषि भूमि को और उन किसानों को दी जा सके जो वास्तव में खेती करते थे, कृषि करते थे, लेकिन बंटाईदार थे, अर्थात मजदूर किसान थे, भूमि नहीं थी, किसी दूसरे की भूमि पर मजदूरी करते थे और उत्पादन करते थे। लेकिन इस कानून में भी क्या हुआ, जैसे इस कानून को लागू किया गया तो जो जमींदार जागीरदार थे वो न्यायालय की शरण ले ली, उन्होंने कोर्ट में चले गए और जब वो कोर्ट में चले गए तो ये फैसला एक बार लागू नहीं हो सका। इस कानून को लागू करने में देरी हुई न्यायालय के प्रकरण के कारण और उस दौरान उन्होंने क्या किया, अपनी कृषि भूमि को अपने जानकार या रिश्तेदारों के नाम स्थानांतरित करवा दिया और कृषि भूमि को जो अधिकतम सीमा की जो निर्धारण था उसके अंदर ले आए कि इतने से ज़्यादा नहीं हो सकती और इस प्रकार से उन्होंने अपनी भूमि को दूसरों के नाम स्थानांतरित करवा करके इस कानून से वो उस समय भी बच गए। लेकिन कुछ राज्य जैसे केरल इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, वहाँ ये कानून बहुत अच्छी तरह से लागू हुआ है और इससे वास्तव में जो किसान थे, कृषि करने वाले, उनको फायदा भी हुआ है।
तीसरा, इस दौरान जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, सिंचाई के साधनों में वृद्धि। चूंकि भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है, बरसात होती है तो फसल हो जाती है, बरसात नहीं होती तो नहीं होती थी। तो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी था सिंचाई के साधनों में क्या की जाए, वृद्धि की जाए, ताकि फसल को जो उसके उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सके। तो इन 7 पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनों को बढ़ाया गया, नहरों में वृद्धि की गई, बांधों को बनाया गया ताकि कृषि को समय पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। और इस दौरान जो भूमिगत जल था कुएं नलकूपों के द्वारा, उनकी भी संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। और उसके बाद चलते हैं, इस समयावधि के दौरान जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, हरित क्रांति, जिससे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है। और सबसे ज्यादा कृषि के उत्पादन में वृद्धि के अंदर जो योगदान है वो हरित क्रांति का है। इसकी हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, हरित क्रांति का अर्थ क्या है, क्या इसके सकारात्मक प्रभाव रहे और क्या इसके नकारात्मक प्रभाव रहे, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं हरित क्रांति की। क्या है हरित क्रांति? देखिए 1966-67 के अंदर MS स्वामीनाथन के द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास किए गए, जिसके कारण से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इसीलिए MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्या थे ये उनके प्रयास, क्या उनके दिशा निर्देश थे? तो 1966-67 से कृषि के क्षेत्र में उच्च उपज किस्म के बीजों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा, और कृषि का यंत्रीकरण हुआ, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अर्थात क्या किया जाने लगा? सबसे पहला उच्च किस्म के बीज HYV। क्या तात्पर्य है? HYV से तात्पर्य है हाई, H फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च उपज किस्म, अर्थात ऐसे बीज जिनके प्रयोग से उपज में वृद्धि होती है। तो क्या हुआ, हरित क्रांति के बाद चूंकि कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति थी, क्योंकि कृषि उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया, हरित क्रांति। हरित चूंकि कृषि से संबंधित थी, फसलों से संबंधित थी, और क्रांतिकारी परिवर्तन था उत्पादन में, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, हरित क्रांति। कौन था जनक इसका? MS स्वामीनाथन। कब प्रारंभ हुई? सन 1966-67 के अंदर। तो कृषि के क्षेत्र में पुरातन जो तकनीक थी उसके स्थान पर कौन सी? यंत्रीकरण हुआ, अर्थात नवीनतम तकनीक काम में ली जाने लगी। उच्च किस्म के बीज एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कृषि उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई। इसके साथ सिंचाई के साधनों में वृद्धि हुई, जिससे भी उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो इन कारणों से जो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, चूंकि वह क्रांतिकारी वृद्धि थी, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, हरित क्रांति। अब हरित क्रांति के कारण क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े, ये प्रश्न की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, इसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है, चूंकि हाई किस्म के बीज जो थे, उच्च उपज किस्म जो बीज काम में लिए गए, उसके कारण से सबसे पहला फायदा क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। और चूंकि हरित क्रांति में अनाज फसलों पर ज्यादा बल दिया गया, चावल गेहूं पर, और भारत अनाज अन्य देशों, अमेरिका जैसे देशों से आयात करता था, तो उत्पादन में वृद्धि हुई, जिस कारण से भारत अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। अब उसे अनाज आयात करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात अनाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो अन्य देशों पर निर्भर नहीं है। दूसरा क्या फायदा हुआ इसमें, आय में वृद्धि हुई। किसानों की आय में क्या हुई, वृद्धि हुई। किसानों में की आय में वृद्धि किस प्रकार से हुई, इसके लिए एक शब्द पर हम चर्चा करते हैं, विपणन अधिशेष। किस पर, विपणन अधिशेष। 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ सकता है, क्या होता है विपणन अधिशेष? देखिए, किसान कृषि उपज का कुछ हिस्सा अपने उपभोग के लिए घर पर रख लेता है और बाकी बचा हुआ हिस्सा बाजार में बेच देता है। तो किसान के द्वारा जो बचा हुआ हिस्सा बाजार में बेचा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विपणन अधिशेष कहते हैं। और ये किसान की आय का स्रोत होता है। विपणन अधिशेष से किसान को क्या मिलती है,
आय मिलती है। तो चूंकि हरित क्रांति के कारण किसानों उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई, इसलिए जो विपणन अधिशेष था उसकी मात्रा में भी क्या हुई, वृद्धि हुई, अर्थात उत्पादन बढ़ा तो उससे किसानों की आय में क्या हुई, वृद्धि हुई। दूसरा एक से एक और फायदा हुआ, जब उत्पादन में वृद्धि हुई तो उस वस्तु की कीमतों में क्या आई, अनाज की कीमतों में क्या आई, कमी आई। तो जो गरीब वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, उनको पहले महंगी कीमतों पर अनाज खरीदना पड़ता था, अब उनके लिए सस्ती कीमतों पर अनाज उनको मिलने लगा, अर्थात उनके भी जीवन स्तर में क्या आया, सुधार आया। तीसरा आता है मानव श्रम की बचत। मानव श्रम की बचत किस प्रकार से, हरित क्रांति से कृषि का यंत्रीकरण हुआ, अर्थात अब खेती ट्रैक्टर इन साधनों से की जाने लगी, जिससे जो मानव श्रम था, जो पहले जहां श्रमिक काम में लिए जाते थे, उसकी क्या हुई, बचत हुई, अर्थात उस मानव श्रम को अन्य किसी जगह पर समायोजित करके आय में और ज्यादा वृद्धि की जा सकती थी। जैसे कृषि से जब श्रमिक बच गए तो उनको उद्योग धंधों में काम देकर रोजगार में भी वृद्धि की जा सकती थी। उसके बाद आता है कृषि फायदे का सौदा। चूंकि पहले कृषि घाटे का सौदा था, किसानों में प्रेरणा का अभाव था क्योंकि वो कृषि भूमि के मालिक नहीं थे। तो जब कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई तो कृषि भी क्या है, फायदे का सौदा हो गया। नेक्स्ट आता है आत्मनिर्भरता में वृद्धि। देखिए, जब अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई तो क्या हुआ, भारत अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया, अन्य देशों पर अनाज के लिए निर्भरता घट गई, अब उसे अनाज अमेरिका जैसे देशों से आयात नहीं करना पड़ता। प्लस क्या हुआ, जो भंडार था, स्टॉक था, उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि इसी स्टॉक से जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, राशन कार्ड पे जो गेहूं वितरण किया जाता है गरीब परिवारों को, ये इसी स्टॉक में से किया जाता है। जब इस स्टॉक में वृद्धि हुई तो जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना आसान हो गया। अब ये थे सकारात्मक प्रभाव हरित क्रांति के। प्रश्न आता है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है और इसके सकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए, तो हमें ये सारा लिखना है। उसके बाद इसके नकारात्मक प्रभाव हैं। देखिए, उत्पादन में यद्यपि वृद्धि हुई लेकिन हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहला आता है क्षेत्रीय असमानता। देखिए, क्षेत्रीय असमानता से क्या तात्पर्य है? हरित क्रांति के लिए चूंकि उच्च किस्म के बीजों को खरीदने के लिए, कीटनाशकों को खरीदने के लिए या सिंचाई के साधनों की व्यवस्था, इन सब के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो पूर्व ऐसे राज्य जिनमें पहले ही सिंचाई के साधन बहुत उन्नत थे, जैसे सबसे पहला पंजाब है, पंजाब में सिंचाई के साधन ज़्यादा उपलब्ध हैं, तो उन स्टेटों में क्या हुआ, उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हुई, बजाय उन राज्यों के जिन राज्यों में ये समस्त साधन उपलब्ध नहीं थे या जिन राज्यों में किसानों के पास उच्च उपज वाले किस्म के बीज खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा उपलब्ध नहीं था। तो इससे क्या हुआ, क्षेत्रीय असमानताएं आई। अर्थात एक तो ऐसा स्टेट है जो पहले से और ज़्यादा उत्पादन हो गया, वहाँ लोग और ज़्यादा धनवान हो गए, और एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ये साधन उपलब्ध नहीं थे, तो वहाँ के किसानों के द्वारा जो कृषि उत्पादन का वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ाने में वो सफल नहीं हो पाए। तो इससे क्या हुआ, क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी, अर्थात एक राज्य एवं दूसरे राज्य के बीच में जो असमानता थी उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। दूसरा आता है अनाज फसलों पर बल। हरित क्रांति में ज्यादा बल जो दिया गया वो अनाज फसलों पर दिया गया, जैसे गेहूं और चावल के उत्पादन पर ज्यादा बल दिया गया। अर्थात ये क्रांति कुछ ही फसलों तक सीमित थी, सारी फसलों पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरा आता है आय की असमानताएं। आय की असमानताओं से क्या तात्पर्य है? देखिए, जो सीमांत किसान थे या जो गरीब किसान थे जिनके पास कृषि भूमि कम थी, बजाय उनके जिनके पास कृषि भूमि ज्यादा थी, तो वो जो गरीब किसान थे वो उच्च किस्म के बीज है इनको खरीदने में सक्षम नहीं थे, वो कृषि का यंत्रीकरण नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं थे। इसलिए इसका फायदा ज्यादा किनको मिला? जो पहले से धनी किसान थे उनको इसका ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि उन्होंने इस तकनीक को अपनाकर उत्पादन में ज्यादा वृद्धि की, बजाय उनके जो गरीब किसान थे, जिससे क्या हुआ, आय के अंदर असमानताएं और ज्यादा होगी, आय की असमानताएं बढ़ गई, अर्थात गरीब और गरीब हो गया और धनवान और धनवान हो गया। नेक्स्ट आता है पर्यावरण प्रदूषण। देखिए, कृषि में चूंकि कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ गया और इन कीटनाशकों के प्रयोग से वातावरण प्रदूषित हुआ, जिससे मनुष्य के जीवन को क्या हुआ, नुकसान हुआ।
और लास्ट आता है हाइब्रिड किस्म के बीज थे, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, महंगे थे, इसलिए वो हर एक किसान की पहुंच से बाहर थे और इन बीजों को विदेशी कंपनियों के द्वारा भी बाजार में लाया गया, जिससे भारत का धन भारत से बाहर जाने लगा। तो ये इसके नकारात्मक प्रभाव थे। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।